फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट अ कर्ड। जिसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं फ्रेश मिल्क में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा अगर हमने ऐड कर दिया है तो ये ज्यादा टाइम लेता है कर्ड बनने में। और क्वेश्चन ये रीजन इसका दिया है, बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। तो बेकिंग सोडा मिलाया जाता है दूध में, वो कर्ड बन जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें याद है बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है? NaHCO3, ठीक है, NaOH नहीं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसमें अगर तुम देखो ये बात तो बिल्कुल सही लिखी हुई है कि बेकिंग सोडा मिलाने से ये कर्ड बनने में ज्यादा टाइम लगता है दूध को, क्योंकि दूध एसिडिक नहीं हो पाता, बेकिंग सोडा उसको पीएच को बढ़ा देता है। लेकिन देखो अगर तुम ध्यान से, तो ये दूसरी बात गलत लिखी हुई है कि बेकिंग सोडा पीएच को कम कर देता है। ऑप्शन ए सर, उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। बेकिंग सोडा पीएच को क्या करेगा? डिक्रीजेस नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये बात जस्ट गलत लिखी हुई है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ओके, आगे चलें। यस सर। अगला क्वेश्चन है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात बताई है, वेजिटेबल मैटर को कंपोस्ट में अगर हम बदलते हैं, वेजिटेबल मैटर को अगर हम कंपोस्ट में बदलते हैं, तो आपको पता होगा बहुत अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, ठीक है। सुन रहे हो? तो यस सर सुन रहे हैं। तो ये वाला जो डिकम्पोजिशन है, यहां पे हीट प्रोड्यूस्ड होती है, और अगर हीट प्रोड्यूस्ड होती है तो वो एंडोथर्मिक नहीं हो सकता, वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। वैसे मेजॉरिटी ऑफ अगर केमिकल रिएक्शन हो रही होती तो ये एंडोथर्मिक ही होता, लेकिन ये वाला जो डिकम्पोजिशन होगा वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, यस सर, ठीक है। यस सर, आ गया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकेज ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपल बॉन्ड, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो सिंपलर प्रोडक्ट में बदलता है, बात, क्योंकि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले लो आप, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले लो, सपोज अपन ने CaCO3 ले लिया, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे पहली बात तो गलत है पर दूसरी बात सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, पहली बात गलत है दूसरी बात सही है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, यस सर। अगला क्वेश्चन है लाइफ प्रोसेस का, अगला लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है। तो सर, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं, रुका हूं मैं। नहीं सर, तो समझ गया मैं। रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट, ठीक है। तो रेजिन और गम्स ये प्लांट में स्टोर्ड होते हैं, बिल्कुल स्टोर्ड होते हैं। रेजिन और गम्स जाइलम, ओल्ड जाइलम टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट है लाइफ प्रोसेस का, प्लांट के एक्सक्रीशन का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। और रेजिन्स और गम्स फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट में, ये बिल्कुल बात गलत है। रेजिन्स और गम तो उसके स्टोर हाउसेस के रूप में आपके जमा हो जाते हैं बस केवल, ठीक है। स्टोर मतलब जो सेल होती है उसमें वैक्यूल्स में जमा हो जाते हैं रेजिन्स और गम्स, ठीक है। हाँ, रेजिन और गम ये कर सकते हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं, लेकिन वो वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाते हैं, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्ट तो जाइलम में होता है और उसके बहुत सारी मैकेनिज्म अपन ने पढ़ी हुई है, जैसे कि हमने कोहेसिव फोर्स थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी पढ़ी हुई है। तो रेजिन और गम्स का उसमें कोई रोल नहीं है, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें रेजिन और गम्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि रेजिन्स और गम्स जो है वो ओल्ड जाइलम टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं। तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और हम लास्ट में जितने भी क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट में जितने भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ लास्ट में जितने भी क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं एक बार फिर से पूछेंगे तुम लोगों से, तो देखते रहना ध्यान से सभी लोग, किसी एक से मैं पूछ सकता हूँ सारे आंसर्स। तो रेजिन्स और गम्स जो है वो ओल्ड जाइलम टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं, और रेजिन और गम फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये बात बिल्कुल गलत है, पहली सही है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, ठीक है।
अगला है स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम। बिल्कुल स्काई हमें नीला दिखाई देता है, इस बात में कोई शक नहीं है, स्काई नीला दिखाई देता है, ठीक है। और व्हाइट लाइट्स कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, बिल्कुल सही बात है, स्काई नीला दिखाई देता है, व्हाइट लाइट 7 कलर। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इनका आपस में कोई रिलेशन थोड़ी ना है। स्काई ब्लू दिखाई देता है, वो तो स्कैटरिंग होती है। रीजन क्या होता है स्काई ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है, मैं यहां पे बना देता हूं अलग से। स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, रीजन क्या है, हमने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हमने ये देखा था कि रेड कलर के मुकाबले ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, तो उसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है। याद होगा हमने ये हमने पढ़ा था, अभी इन लोगों को नहीं पढ़ाया था, राधिका लोगों को, तो ये वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ा इन लोगों ने। और मैंने ये बात भी बताई थी कि ये बात मैंने तुमने पढ़ा नहीं अभी बैच में, मैंने बताया था हमारी आंखें 3 कलर्स के लिए मोस्ट सेंसिटिव होती हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, इसलिए हमें ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। यस सर। ये बात मैंने बैच में डिस्कस की थी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही डिस्कस किया था कि नहीं किया था। तो स्काई ब्लू दिखाई देता है, इसका रीजन क्या होता है, स्कैटरिंग। क्या होता है इसका रीजन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या रीजन होता है इसका, स्कैटरिंग। किसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है। ब्लू की वेवलेंथ कम होती है एज कंपेयर टू रेड या ग्रीन, इसलिए हमें ब्लू कलर स्कैटर्ड ज्यादा हो जाता है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अगला जो है उसमें लिखा हुआ है व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट में 7 कलर मौजूद होते हैं। शुभेच्छा, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूं, आवाज आ रही थी। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, बिल्कुल सच बात है, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। प्रिज्म में से पास होता है ये व्हाइट लाइट, तो 7 कलर पे बढ़ जाता है, हमें दिखता भी है। रेड वायलेट नीचे होता है, रेड कलर ऊपर होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें सही है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसका इसलिए ब्लू दिखाई देता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रीजन है इसका, और व्हाइट लाइट 7 कलर में, बट 7 कलर से बना होता है, इसका इससे क्या रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। मतलब दोनों बातें तो सच है, लेकिन उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है यहां पे, ठीक है। यस सर। अब आपको कुछ एक टेबल दी हुई है, इसमें रिएक्शन दी हुई है कुछ एलिमेंट्स की, एसिड और बेस के साथ, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आपको बताना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। मैंने आपको क्लास में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ाया है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। याद है तुम लोगों को, मैग्नीशियम एंड जिंक। देखो ये बता रहा है मैग्नीशियम और जिंक, जबकि साफ साफ बताया था जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और लिख भी रहा हूं मैं तब भी गलत बोल रहा है वो। तो जो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, अगर यहां पर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे दो ही ऑप्शन है हमारे पास, बी और डी। और बी और डी किस में आ रहा है, बी और डी में आ रहा है, ठीक है, बी और डी में आ रहा है, ठीक है। यहां पे हेलो वेलो मत करो किसी से, सीधे पढ़ाई करो, इतना टाइम कहां है। अब आपको यह बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। आपको यह बताना है इसमें कि ब्लड केवल एक ही बार हार्ट से होकर गुजरता है, तो ऐसा किस में होता है, मछलियों में होता है, ठीक है। अगर हम लोग बोले एम्फीबियंस, उनमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और हमारे में तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू हार्ट, ठीक है। तो पिसीज में यानी कि मछलियों में ऐसा होता है, तो ऐसा उसमें ऑप्शन चुनो। मतलब ये क्या हम लोग क्या पर, ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा है ये, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, ब्लड पासिस ओनली वंस थ्रू हार्ट, और हमारे में क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू हार्ट, एक बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड के रूप में निकलता है, एक बार ऑक्सीनेटेड के रूप में निकलता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है सिंगल सर्कुलेटरी जब हम चुन रहे हैं जिसमें तीनों मछलियां हो। रैबिट तो मछली नहीं होती, फ्रॉग मछली नहीं होती, पेंगुइन मछली नहीं होती, शार्क, डॉग फिश, स्टिंगरे ये मछली है, ठीक है, ओके। यस सर। सो इन सब में गिल्स मौजूद होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन बिटवीन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल
अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वुलाई एंड द ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। ये लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि जो हमारे एल्वुलाई मतलब हमारे लंग्स में एल्वुलाई होते हैं जिसमें ऑक्सीजन रहता है, उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स मौजूद होती है बहुत नेटवर्क बनाती है, खतरनाक नेटवर्क बनाती है। उस नेटवर्क और जो नेफ्रॉन्स, किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, उसके आसपास भी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बनता है, जिसे हम लोग वासा रेक्टा कहते हैं। तो जो हमारे एल्वुलाई है, जो हमारे लंग्स में मिलते हैं, और जो हमारे ग्लोमेरुलस है नेफ्रॉन्स के, उनमें क्या समानता है? व्हाट इज कॉमन? कॉमन क्या है उसमें? कॉमन क्या बात है? तो भाई देखो उसमें कॉमन क्या है? थिक वॉल्ड आर्टरी नहीं, पहली बात तो आर्टरी होती ही नहीं है, इसके आसपास कैपिलरी मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? कैपिलरी होती है। दूसरी बात थिक वॉल्ड नहीं, कैपिलरी हमेशा थिन वॉल्ड होती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन को क्या करना है? सप्लाई करना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें हमेशा। सपोज एल्वुलाई है हमारे, एल्वुलाई बॉडी में क्या है? एल्वुलाई। तो एल्वुलाई को अगर, इस बात को तुम सोच सकते हो, अगर एल्वुलाई को ऑक्सीजन देना है ब्लड वेसल्स को, एल्वुलाई को ऑक्सीजन देना है ब्लड वेसल्स को और यहां से ऑक्सीजन वापस लेना है, तो ये थिक वॉल्ड होकर क्या कर लेंगे? थिनी वॉल्ड तो होना चाहिए यहाँ की कैपिलरीज को, तो यहाँ पे कैपिलरीज थिन वॉल्ड होती हैं। ठीक है, आगे चलें, कल चल सकते हैं। लाइव प्रोसेस क्वेश्चन समझ में आया? जिसको भी नहीं आया, डाउट हो पूछ लेना। प्लांट यूज डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल्स। बिल्कुल, प्लांट में अलग प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की, उसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट फॉर एक्सक्रीशन? प्लांट किस तरीके एक्सक्रीशन में कौन सी प्रोसेस को नहीं करते हैं वो देखना है हमें। तो दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। बिल्कुल, प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं। एक सेकंड, मेरे पास एक फोन आ गया है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार अभिषेक गोयल बोल रहा हूँ ना सर जी। मैं अभी लगाता हूँ, मैं बैच ले रहा था सर ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सो दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट जो होते हैं एक्सक्रीशन के लिए बिल्कुल एक अलग प्रोसेस यूज करते हैं एज कंपेयर टू एनिमल। कौन सी बात, कौन सी फॉलोइंग प्रोसेस जो है प्लांट नहीं करते? तो भाई ट्रांसपिरेशन करते हैं। बिल्कुल, प्लांट ट्रांसपिरेशन होते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उससे वाटर का लॉस होता है। तो बिल्कुल एक्सेस वाटर जो भी प्लांट के अंदर होता है वो ट्रांसपिरेशन से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है सर, डी एस सर। ये बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. They selectively filter toxic substances through their leaves. Selectively filter toxic substances. लीफ से कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है? लीफ से तो वाटर ही रिलीज होता है बस केवल। वेस्ट प्रोडक्ट तो रिलीज होता है रेजिन और गम्स के फॉर्म में, ओल्ड जाइलम। ये तो अभी अपने देखा ही था, तो 1 मिनट पहले दूसरे क्वेश्चन में देखा था। और दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। ठीक है, वेस्ट सब्सटेंस भी रिलीज कर सकते हैं ये। आई थिंक इसका बी होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि लीफ से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो रिलीज होता नहीं है। इवन लीव्स अगर झड़ जाएंगी तो वो तो उनके लिए और प्रॉब्लम वाली बात है। ट्रांसपिरेशन भी हैम्पर्ड होता है। सो आंसर इज बी। ठीक है, देख लेना एक बार इसको। वैसे तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं लीफ से रिलीज करना, ये बात गलत है। ओके, ठीक है। Yes, sir. यस सर। पावर ऑफ लेंस दी हुई है और उसका बताना है कि फोकल लेंथ कितनी है। क्या कर रहे हैं? कौन बोल? पावर ऑफ लेंस दी हुई है और आपको बताना है कि लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। याद है ये फॉर्मूला? Yes, sir. 100/p। और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? मिरर कौन, ये लेंस कौन सा है? निगेटिव साइन है, मतलब कौन सा है? कॉनकेव लेंस। ठीक है, याद है कॉन्वेक्स में एक्स आता है, पॉजिटिव सा लगता है। ठीक, तो पावर जो है -4, यानी कि ये हो जाएगा -25 डायोप्टर। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस इनको होता है, मायोपिया होता है, ज्यादातर बच्चों में यही होता है, तो उनको यही कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। ज्यादातर सभी के लेंस कॉनकेव में ही होंगे। सर, ठीक जिनकी है, पास की नजर कमजोर होती है उनको क्या होता है? उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। पास की लेंस ज्यादातर किसी की बच्चों में कमजोर, किसी की नहीं होती। तुम सब में कॉनकेव लेंस यूज है, नेगेटिव फोकल। लेकिन नेगेटिव का मतलब याद रखना,
ये 1 से कम नहीं है, सिर्फ साइन कन्वेंशन है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं हमारी निगेटिव फोकल लेंथ है तो हमारी कम है, अभी वो कम से कुछ नहीं है, उसका मतलब क्या है, एक दो लोग बैच में भी ऐसा बोल रहे थे, वो तो सिर्फ कॉन्केव लेंस के लिए साइन कन्वेंशन यूज किया गया, ठीक है। तो सर पावर नेगेटिव हो सकती है? पावर निगेटिव का मतलब बताता रहा मैं तुम्हें, कॉन्केव लेंस यूज करते हैं तो निगेटिव पावर हो जाती है, वो सिर्फ कॉन्केव लेंस के लिए साइन कन्वेंशन है। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव में लेते ना अपन लोग, इसलिए कन्वेंशनल ही ले रखा है हमने, ये कन्वेंशन है, वो है तो 4 डायोप्टर ये पावर, ठीक है। यस सर। यस सर। ये बात बैच में भी डिस्कस हुई थी, ये बात सेम टू सेम। रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ क्वांटिटी। CM39 का। अच्छा, इसका निकाला नहीं अपन ने, F इक्वल्स टू 100 अपॉन, नहीं निकाल तो लिया अपन ने, 100 अपॉन P, तो 4 डायोप्टर है ये, तो 25 आ जाएगा, ये 25 C आ जाएगा कॉन्केव लेंस, ठीक है। यस सर। ठीक है ये जो यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेज फ्रॉम सन्स कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। सन से रेज आ रही हैं, सन से रेज हमेशा फोकस पे कन्वर्ज करती हैं, मतलब आपसे कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है कि कहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखें कि जो साइज ऑफ इमेज है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जिस पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो उतनी बड़ी उसकी इमेज भी बनती है। याद है ये बात? यस सर। यस सर। तो अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस सर। सो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन ए तो ठीक है लेकिन क्यों है वो सब समझ में आ रहा है। यस सर। इन्होंने देखो इनडायरेक्ट रूप में दिया है, इन्होंने फोकल लेंथ नहीं दी है, इन्होंने बस ये दे दिया है कि सन से जो रेज आ रही हैं वो 15 सेंटीमीटर कन्वर्ज कर रही हैं। अब जो सन से रेज आएंगी वो इनफाइनाइट से आएंगी, तो वो 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रही है, मतलब फोकल लेंथ तो दी है इन्होंने। यस सर। यस सर। और इनडायरेक्टली उन्होंने ये पूछा है कि कहां ऑब्जेक्ट को रखें कि उसकी इमेज कहां बन जाए, उसकी इमेज उतनी बड़ी बने जितना बड़ा वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यस सर। नहीं आ रही बात समझ में? आगे सर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी देन ऑब्जॉर्ब्ड। मतलब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिया है, बॉडी के बाहर अगर डाइजेशन हो रहा है, बॉडी के बाहर अगर डाइजेशन हो रहा है तो वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन फंगस करते हैं, फंजाई करते हैं, इसमें फंगस ढूंढने हैं। भाई अमीबा आपको पता है फंगस नहीं है, प्लांट भी फंगस नहीं है। हाँ देख ले बाकी क्यों नहीं है वो भी देख रहे हैं, ऑप्शन बी ठीक है, सब फंगस ही है। ये अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया था। पैरामीशियम, अमीबा, कस्क्यूटा, ये तो नहीं है फंगस, एक भी नहीं है फंगस यहाँ पे। कस्क्यूटा, लाइस, टेप वॉर्म, मतलब एनिमल तक भी पहुंच गए बेचारे। तो ये जो है फंगाई जो है वो कैसे होते हैं, ये फंजाई सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। डिके करते हैं ये, और डिके मतलब बॉडी के बाहर उसको बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हाँ बोलो जजूर। सर आप बोलते हो कि सन से पहले इसको देख नहीं सकते ना? क्या? हम लोग कोई भी सर इस पैरेलल आते हैं और हम लोग पैरेलल रेस को देखते हैं, कोई भी दो रिफ्रैक्टेड रेस कभी भी कहीं मीट होने चाहिए ना। कन्वर्जिंग लाइट रेज को नहीं देख सकते हम, पैरेलल को तो हमारी कॉन्वेक्स, हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस ही तो होता है। हाँ सर। बताओ फिर। क्या पूछ रहे हो तुम मुझसे? तो क्या बोल रहे हो आप? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पूछ रहा है, कुछ आवाज ही नहीं आ रही है जो। सर सन को हम लोग देख सकते हैं बट सन की रेस तो पैरेलल आती है ना। हाँ तो सन की रेज पैरेलल आती है तो क्या दिक्कत है, पैरेलल रेज है, कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ी और इस तरह से बन गई, इमेज फॉर्मेशन हो गया। सर अगर हमारे डाइवर्जिंग वैसे नॉर्मल रेज हमें
रहती हैं वो डाइवर्जिंग रहती है डाइवर्जिंग सर, रहती वो हैं, हमारे रेटिना पे बनती है। डाइवर्जिंग लाइट रेज आती हैं, बिल्कुल रेटिना पे बनती हैं, इस तरह से बनेगी। ये हमें ऐसा महसूस होगा कि सर, जो एक मिनट, डाइवर्जिंग, हाँ डाइवर्जिंग की कन्वर्ट, हाँ डाइवर्जिंग, ठीक सही बोल रहे हो तुम, डाइवर्जिंग लाइट रेज ही रहती है, मैं कन्वर्जिंग बना रहा था। बोलो। सर जो सन से लाइट रेज आएगी वो रेटिना के थोड़े आगे बनेगी ना। सन से लाइट रे आएगी, रेटिना पे बनेगी, वो भी सर, हल्की, मेरा मतलब वो भी हल्की डाइवर्जिंग ही होती है। रेटिना पे ही बनेगी। हमारा जो लेंस है ना उसके ऊपर सिल्वी मसल्स होती हैं और ये पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर देते हैं और रेटिना पे इमेज बनती है। इसकी पावर जो होती है एडजस्ट हो सकती है, इस लेंस की पावर एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। हमारी जो आंखों में सिल्वी मसल्स होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं पावर को। सर कन्वर्जिंग लाइट रेज भी देख लेना चाहिए ना, अगर एडजस्ट कर सकती है तो। कन्वर्जिंग लाइट रेज का ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा तुम्हें, बात ये हो रही है। ये तो हल्की सी डाइवर्जिंग होती है, तो वो पूछ रहे हो जो मैंने तुम्हें एक बार बताया था तुम्हें, अच्छा वो पूछ रहे हो तुम, जिसके ये 10th क्लास की चीज नहीं पूछ रहा है। मैं कन्वर्जिंग लाइट रेज तो इस तरीके से ना, सनलाइट की तो हल्की सी डाइवर्जिंग होती है, अगर कन्वर्ज कर रही है तो ये क्या देखोगे तुम, यहां पे क्या देखोगे तुम, कहां, किस ऑब्जेक्ट क्या तलाश करोगे, क्या तलाश करोगे ऑब्जेक्ट? सर ऑब्जेक्ट जहाँ पे लाइट रेज मीट कर रही है सर वहीं पे एक मिनट, ये लाइट रे कहां से आ रही है, इधर से आ रही है, तो दूसरा कहां से, पॉइंट, एक पॉइंट होता है ना, हर ऑब्जेक्ट की डाइवर्जिंग लाइट रेज होती है, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वो कन्वर्जिंग लाइट रेज किसी एक पॉइंट से आ सकती है क्या? और सर इसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, हाँ सर इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं तो सर ये तो डाइवर्जिंग हो गई, फिर इसको देख सकते हैं। कौन सा एक्सटेंड कर दूं, कौन सा बोला तुमने, क्या कर दूं? ये डाइवर्जिंग, हाँ ये डाइवर्जिंग लाइट रेज है, हाँ इसको देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। इस तरह रेटिना पे आएगी और रेटिना हमेशा ये देखेगी ये कहां से आ रही थी, इस जगह पे इमेज बन जाएगी। सर इमेज जहां से यहाँ पे इमेज बनेगी ना, बिल्कुल यहीं पे जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे उस इमेज, हमें वहां पे परसेप्शन होगा इमेज का, इमेज तो रेटिना पे ही बनेगी, हाँ सर, उसका परसेप्शन आएगा इमेज का, इमेज तो रेटिना पे बनेगी। जहाँ पे हमारा ब्रेन उसकी डेप्थ को तलाश करेगा, हाँ हमारा ब्रेन उसको तलाश करेगा कि ऑब्जेक्ट था कहां पर, इमेज तो रेटिना पे बनेगी। इमेज तो रेटिना पे बनेगी, इमेज हवा में थोड़ा बनेगी, इमेज तो रेटिना पे बनेगी, ठीक है। आगे चलूं? यस सर। ओके सो पीयूष पूछ रहा है सभी क्लासेस का एक ही पेपर बनता है, 10th का नहीं, अलग अलग आता है, दिल्ली का अलग आता है और तुम्हारे इधर का अलग आता है, हर रीजन का अलग होता है सीबीएसई का। स्टेट वाइज नहीं, कुछ रीजंस बना रखे हैं उसका, एक दिल्ली का तो अलग ही आता है। अभी इधर देखो, अपन ये चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे, टाइम चला जाएगा। एक पर्सन है और उसके नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल पार्ट फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भाई ट्यूब्यूल का काम क्या होता है, ट्यूब्यूल जो होता है उसमें से नेफ्रॉन का, ये जो ट्यूब्यूल्स पार्ट होते हैं उसका काम क्या होता है, यहां पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी वगैरह खींच लिया जाता है, ठीक। अरे किडनी होती है ना, किडनी में ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है, एक्स्ट्रा पानी खींच लेती है ना। यस सर। तो अगर ट्यूब्यूल काम नहीं कर रहा है तो क्या उसमें एक्स्ट्रा पानी खींचा जाएगा कि पूरा का पूरा पानी सुसु से निकल जाएगा? सर ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा सर। पानी डाइल्यूटेड हो जाएगा ना, मतलब पानी नहीं, यूरिन डाइल्यूटेड नहीं हो जाएगा। यस सर। तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, उसमें पानी ज्यादा होगा, यूरिया कम होगा, ठीक है, दिन भर जाएगा वो सुसु, तो मतलब क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है उसमें, हाँ। और एक हार्मोन भी बताया था मैंने, वो भी अगर ना रिलीज हो बॉडी में तब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, याद है? यस सर। नो सर नहीं याद है। तो सुन लो, एक हार्मोन और होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन, पिट्यूटरी से निकलता है, ये हार्मोन भी अगर रिलीज नहीं होता है तो फिर क्या होता है, यूरिन डाइल्यूटेड हो जाता है। तो दो ये इसमें तो ये हार्मोन तो नहीं पूछेंगे, उन्होंने पूछा कि नेफ्रॉन जो है वो सही काम नहीं कर रहा है,
तो इसका मतलब क्या है, पानी वापस रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो पानी कैसा हो जाएगा, पानी यूरिन से थ्रू पास होगा तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है, यस सर। इफ द रियल इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय द लेंस इज 3 टाइम, इस मतलब ये जो हो जाएगा ना पूरे टॉपिक खत्म, इसके बाद अपन चैप्टर वाइज किया करेंगे। ठीक है, ये तो एक बार सैंपल पेपर कर रहे हैं अपन अभी। If the real image of a candle flame formed by lens is 3 times the size of the flame and the distance between the flame and the image is 80 centimeter. Okay, जो इमेज बन रही है कैंडल की, कैंडल की फ्लेम की इमेज बन रही है, वो कैंडल की साइज की 3 गुनी है, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है, 3 है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है इसमें, 3। और रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज, तो रियल इमेज तो दूसरी तरफ बनती है हमेशा, तो यानी कि उल्टी बनती है इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन -3 लेके चलेंगे। -3 क्यों लेके चल रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो इमेज बन रही है दिया है रियल इमेज बन रही है। ठीक है, और लेंस से रियल इमेज हमेशा सेकंड दूसरी तरफ बनती है, रियल इन्वर्टेड होती है हमेशा, इधर बनती है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO। अगर हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन हम निगेटिव लेके चलेंगे, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -3। सुन रहे हो, यस सर। और दिया है तो मैग्निफिकेशन तो दिया है क्वेश्चन में -3 है, एंड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, और v दिया है हमें कितना, 80 सेंटीमीटर। अब याद रखना यहां पे जो v होगा वो इस तरफ बनेगा, यस सर। रियल इमेज तो हमेशा इस तरफ बनती है, यानी कि ये अगर अपन ऑप्टिकल सेंटर लेंगे इस तरफ, यानी कि पॉजिटिव साइड। ठीक, यस सर। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू, आज ही बताया था फॉर्मूला, पर वो मिरर के लिए बताया था, लेंस के लिए नहीं, -v/u होता है मिरर के, आज अपन ने मिरर पढ़ा था। लेंस के लिए क्या होता है, v/u। ठीक है, आज जो तुम लोग आए थे तो अपन तो दोबारा पढ़ रहे हैं, रिवीजन में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो वैसे अपन लेंस में पढ़ चुके ना, v/u होता है यस सर। क्या, सर माइनस का भी होता है। अरे अभी तो बता रहा हूं मैं, 2 बार बता चुका कि वो मिरर में होता है, क्वेश्चन लेंस का दिया है। लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सर आंसर डी है, लेंस में v/u होता है, तो सुन रहे हो, लेंस में v/u होता है। ठीक, तो मैग्निफिकेशन -3, v की जगह v नहीं, v तो आपको दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था, 80, और u निकालना है, तो u इक्वल्स टू आ जाएगा -80/3। कौन सा ऑप्शन है ये, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में क्या देखते हैं, When looking at the above diagram, नलिनी conducted the following। इस डायग्राम को हम देख रहे हैं और नलिनी ने ये बोला, ये अपन ने बैच में भी किया था, यस सर। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। इसमें ये बोल रही है कि इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। ठीक है, अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज वर्चुअल नहीं होती, इधर बनती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद है। और वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पहला ऑप्शन गलत बता, नलिनी गलत बोल रही है। दूसरा बोल रही है वो रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ। बिल्कुल ठीक, यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम पाथ पे ट्रेवल करके जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जो लाइट रे जाती है वो सेम पाथ को ट्रेवल करती है। ठीक, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड। बिल्कुल ठीक, इमेज रियल इन्वर्टेड ही बनती है, बिल्कुल ठीक बात बोल रही है। दिस इज कॉन्केव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें सही है इसकी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और पहली बात वो गलत बोल रही है। अब ये अगर उसको वैसे ही समझ लेना चाहिए था, अगर इमेज इन्वर्टेड होगी तो वर्चुअल तो होगी ही नहीं। ठीक है, हम सिर्फ हम सर ये तो मिरर है ही नहीं। मिरर ही तो है, और क्या है सर, इस पे शेड तो दिया ही नहीं। अरे वो इतना समझ लेते हैं, हम सिर्फ एक ही जूम सेशन अटेंड किया करेंगे बस। ठीक है, डेली सिर्फ एक जूम सेशन, दोबारा से रिकनेक्ट नहीं करेंगे। ओके, चलो शायद एक क्वेश्चन और हो जाए, देखो जल्दी जल्दी करते हैं। अरे बड़ा हो,
आज भी पूरे बच्चे नहीं है, पूरे बच्चे नहीं है आज भी। इन्हें पता नहीं पढ़ना नहीं है, इन्हें पढ़ना नहीं है, बच्चे टीचरों को पढ़ाना है, इन्हें नहीं पढ़ना। अब देखो इसमें ये दिया हुआ है 45th क्वेश्चन में, मीडियम 1 से लाइट रे सेकंड में जा रही है, सेकंड से थर्ड से जा रही है, थर्ड से फोर्थ में जा रही है, फोर्थ से सेम मीडियम में वापस आ रही है। 1 = 3 = 4, 1 = 3 =